नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। देहरादून में 4, उधम सिंह नगर में 2 और नैनीताल में 2 मरीज मिले हैं। और राज्य में कुल मरीजों की संख्या 2831 पहुंच गई है। और अब तक आपको बता दें कि 39 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई है। हालांकि 2011 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। और राज्य में अभी 659 एक्टिव केस हैं। तो अब तक 39 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। लेकिन ये थोड़ी सी राहत की बात है कि 2011 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का मामला बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। 4 देहरादून में, 2 उधम सिंह नगर में और 2 नैनीताल में। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल और भवाली के बीच पाइंस के पास हादसा हुआ है। 20 फीट गहरी खाई में कार गिर गई है। तो बड़ी खबर, नैनीताल और भवाली के बीच पाइंस के पास एक हादसा हुआ है। 20 फीट गहरी खाई में कार गिर गई है। कार में सवार 4 लोगों में से 2 घायल हो गए हैं। घायलों को बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की हम आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल और भवाली के बीच पाइंस के पास यह हादसा हुआ है। कमल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कमल, ये एक गंभीर हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। कार खाई में गिरी है, 4 लोगों में से 2 घायल हो गए हैं। उनकी क्या कुछ हालत है? जी कौशल, मैं इसमें आपको बता दूं, कल देर रात का एक मामला है। इसमें भवाली से नैनीताल एक लग्जरी कार की मॉर्स गैराज की हेक्टर, ये गाड़ी जब नैनीताल की तरफ आ रही थी तो अचानक घने कोहरे के कारण ये इसे मार्ग नहीं दिखा चालक को, और ये लोग सब एक नीचे खाई में गिर गए। जी। खाई में पेड़ होने के कारण गाड़ी बहुत गहरी खाई में जाने से बच गई। लेकिन इसमें 4 लोग बैठे थे, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 लोग खुद गाड़ी से निकल करके बाहर सड़क तक आए। इसके अलावा जो 2 लोग हैं उनके लिए पुलिस को जानकारी दी गई। कुछ राहगीर, लॉकडाउन के दौरान इस समय बहुत सारा ट्रैफिक नहीं चल रहा है और भौली रोड पे तो वैसे ही बहुत कम ट्रैफिक है रात को, तो पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई जैसे तैसे। और वहाँ स्थानीय निवासी भी बहुत कम है उस एरिया में, तो 2-4 लोगों ने मिलकर के इनको निकाला और देर रात तक अस्पताल लाया गया, जहां से इनको फिर हल्द्वानी रेफर कर दिया। बहुत शुक्रिया कमल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। 1 जुलाई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ राज्य के लोगों को ही 4 धाम यात्रा की परमिशन मिलेगी। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है और यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। सिर्फ राज्य के लोगों को ही फिलहाल परमिशन दी गई है इस 4 धाम यात्रा की। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस यात्रा के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न होने के कारण हम जो देवस्थानम बोर्ड है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के जो संक्रमण की जो परिस्थितियां हैं, इसको देखते हुए जो विभिन्न स्तरों से यथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो SOPs जारी की गई हैं, उन्हीं SOPs के अंतर्गत रहते हुए जो उत्तराखंड राज्य अंतर्गत जो निवासरत व्यक्ति हैं उनके लिए 4 धाम यात्रा, जो चारों धाम है, उन चारों धामों में खोल दिया जाए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, मगर अभी सिर्फ उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को ही 4 धाम यात्रा पर जाने की अनुमति मिल पाएगी। हालांकि तीर्थ पुरोहित समाज इसका विरोध कर रहा है। कोरोना संकट काल की वजह से बंद पड़ी उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार की कोशिश है
कि धार्मिक पर्यटन खासकर चार धाम यात्रा को शुरू कर एक अच्छा संदेश दिया जाए। आने वाले समय में जैसा हमारे जैसे राज्य जहां पूरी आर्थिकी उनकी जो धार्मिक टूरिज्म है और जो हमारा सामान्य टूरिज्म है उस पर टिकी हुई है, तो जैसे ही हमें थोड़ी छूट मिलेगी, हम लोगों की पूरी तैयारी है। हम टूरिज्म की स्थिति को हम धार्मिक चार धाम यात्रा को लेकर, हरिद्वार को लेकर, ऋषिकेश को लेकर और जागेश्वर धाम को लेकर हम पूरी तैयारी के साथ जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार काम करेंगे। चार धाम यात्रा कई मायने में बेहद खास है। इन चारों तीर्थों से न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, बल्कि इससे 5 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। उधर तीर्थ पुरोहित समाज से जुड़े लोग अभी भी चार धाम यात्रा के संचालन के पक्ष में नहीं है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वो देवस्थानम बोर्ड के हर फैसले का विरोध करेंगे। मेरा कहना है कि आप बिना कामों में व्यवस्था जुटाए हुए हैं, ना रेस्टोरेंट खुला है, ना होटल खुला है और ना ही कोई दुकानें खुला है और ना ही आप अपने गेस्ट हाउसों को खोल रहे हैं, फिर भी आप लोगों को जो है एक रात्रि विश्राम की अनुमति दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और इस समय हमारे चारों धाम जो है कोरोना की स्थिति से जो है बिल्कुल मुक्त हैं और उत्तराखंड सरकार जो है जबरदस्ती जो है धामों में कोरोना भेजना चाहती है। हम इसका संपूर्ण तीर्थपुरोहित विरोध करते हैं। पिछले सीजन की अगर बात करें तो यमुनोत्री धाम में 4,65,534 तीर्थयात्री आए थे, जबकि गंगोत्री धाम में 5,30,334 श्रद्धालु, तो केदारनाथ धाम 10 लाख तीर्थयात्री, जबकि बद्रीनाथ धाम करीब 12.5 लाख श्रद्धालु आए थे। मगर इस बार कोरोना लॉकडाउन की वजह से चार धाम वीरान है। उत्तरकाशी से दिग्बीर विष्ट के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज गवर्नर हाउस पर धरना देंगे हरीश रावत। बड़ी खबर देहरादून से, आज गवर्नर हाउस पर धरना देंगे हरीश रावत। मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ अकेले करेंगे प्रदर्शन। कल कोरोना की अनदेखी के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। हरीश रावत के साथ कई कांग्रेसियों पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके विरोध में आज गवर्नर हाउस पर हरीश रावत धरना देंगे और बताया जा रहा है कि वो अकेले ही ये प्रदर्शन करेंगे। कल हरीश रावत ने महंगाई के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, जिसमें वो कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैलगाड़ी पर निकले थे और इस दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन पर और कई कांग्रेसियों पर केस दर्ज हुआ था। और अब इसके विरोध में हरीश रावत आज गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। तो बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि तेल के बढ़े दाम आम आदमी का बुरा हाल है, मगर सरकार कोई राहत देने के मूड में नहीं है। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का ये धरना बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत आम आदमी की जरूरत की हर चीज महंगी हो रही है, जिसे लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी हमलावर है। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से आसमान पहुंच गए हैं, खाने की चीज़ों के दाम जिस तरीके से, तेल महंगा, दाल महंगी, चावल आटा महंगा, नमक महंगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके दाम आसमान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और अब यातायात भी महंगा हो गया, मतलब आपने दुगने कर दिए किराए। हरीश रावत उत्तराखंड में विपक्ष का बड़ा चेहरा है, साथ ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विपक्ष को लंबे समय के बाद सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा हाथ लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस इसे जोर शोर से उठा रही है। ये भी प्रार्थना करने आया हूँ कि महंगाई बढ़ रही है और लोग परेशान हैं बेचारे, तो आप ये महंगाई कम हो इसके लिए भी केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दीजिए। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर रहे। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।
कांग्रेस का कहना है कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, मगर सरकार कोई राहत देने के मूड में नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है वो न्यूनतम दर पर है और उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हालत ये है कि डीजल के दाम ज़्यादा और पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र में कैसी सरकार बैठी है। कोरोना महामारी के संकट की वजह से आम आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है और बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने से जनता की जेब और ढीली हो रही है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तराखंड में विपक्ष के नेताओं की आपसी खींचतान की वजह से विपक्ष एकजुट नहीं है और इसी वजह से जनता के मुद्दे दबे रह जाते हैं। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारत और नेपाल के साथ चल रही तनातनी की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार करने वाले लोग परेशान हैं। पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा से सटे ऐसे कितने ही गांव हैं जिनका रोजगार इस तनाव की वजह से ठप पड़ा है। देखिए नेपाल बॉर्डर से हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच चल रही तनातनी का असर अब नेपाल जिले से लगते इलाकों में साफ देखा जा सकता है। नेपाल बॉर्डर पर कवरेज के दौरान उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने नेपाल बॉर्डर से लगते कई गांवों का दौरा किया। कुमाऊं के धारचूला इलाके की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कीड़ा जड़ी का बेशुमार भंडार है। ये कितने ही परिवारों के लिए आजीविका का साधन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीड़ा जड़ी की कीमत करीब 20 से 22 लाख रुपए प्रति किलो है। नेपाल सीमा पर ऐसे कई गांव हैं जिनका व्यापार भारत और नेपाल के संबंधों में आई खटास की वजह से ठप हो गया है। मैं यहाँ ब्यास घाटी के बुधी गांव में हूँ और बुधी गांव से आगे छिया लेक और उसके आगे फिर काला पानी का एरिया शुरू हो जाता है। तो सरहद पर जो नेपाल, चाइना और इंडिया के बीच जो चल रहा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ के ग्रामीणों से मुखातिब कराते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या उसके बारे में सोचते हैं और किस तरह का फ़र्क पड़ता है। तो आप अपना नाम बताइए। सुनीता रायपा। सुनीता, आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? आजकल तो मतलब यहाँ चाइना और उसमें लड़ाई का हो रहा है, इसलिए हमारे गांव में जैसे बहुत वो नुकसान हो रहा है लॉकडाउन से भी, और इस बार पता नहीं काम काज भी ऐसे हो रहा है। तो व्यापार पर भी फर्क पड़ रहा है? व्यापार पर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। आप अपना नाम बताइए। प्रकाश सिंह रायपा। प्रकाश जी, क्या है, आपको क्या समाचार हैं आपके पास, किस तरह की सूचनाएं हैं? जैसे चाइना और इंडिया का युद्ध के बारे में तो सुनाई दे रहा है कि, और नेपाल भी अलग से वो कर रहा है, और इसके बाद जो चाइना इंडिया का व्यापार चलता था वो थोड़ा कम हो गया, बंद हो गया। का व्यापार था जैसे आना जाना, जैसे कपड़े हपड़े की और उसकी, और उसके बाद बंद हो गया, और उसके पीछे पीछे नेपाल भी हमको करने चाह रहा है। आप अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र रायपा। धर्मेंद्र जी, तो आप जानते होंगे किस तरह का तनाव है इस समय? हाँ, आज के माहौल के हिसाब से जैसे आजकल चल रहा है कि आपका ये चाइना से आया हुआ कोरोना महामारी जो चल रहा है कोविड-19, उसको देखते हुए अभी जैसे चाइना हमारा पूरा बॉर्डर बंद हो गया। हम लोग यहाँ बुधी गांव के निवासी मतलब है अभी, तो यहाँ हमारा खुद व्यापार चलता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चाइना में, और मैं खुद तकलाकोट वहाँ व्यापार करता हूँ। 10-12 साल मैंने वहाँ पे व्यापार भी किया है, लेकिन अभी एकदम से ये महामारी चलने के कारण से आपका ये बिल्कुल बॉर्डर बंद हो चुका है। और जो सरहद पर तनाव हो रहा है, ये तनाव तो अब क्या कहे कि देश दुनिया का अलग अलग है, अपना अपना, कि बॉर्डर क्षेत्रों में कोई चाइना इंडिया की ओर अपने सीमांत क्षेत्र को बढ़ा के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से भी हमारे यहाँ पे काफ़ी हलचल चल रहा है। कीड़ा जड़ी दरअसल एक तरह का जंगली मशरूम है जो हैपिलस फैब्रिक्स नाम के कीड़े के ऊपर लगता है। पीले भूरे रंग की इस जड़ी का आधा हिस्सा कीड़ा और आधा हिस्सा जड़ी जैसा नजर आता है, इसीलिए इसे कीड़ा जड़ी कहा जाता है। कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल प्राकृतिक स्टेरॉइड की तरह किया जाता है। इसके इसी गुण की वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी तस्करी होती है। मैं और भी कुछ लोगों से आपकी बातें कराता हूँ। सरपंच जी, आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ वैसे तनाव तो है ही सर, और मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं, मतलब व्यापार भी थोड़ा कमज़ोर है हमारा यहाँ, तो इस वजह से थोड़ा नेपाल और इसमें चाइना का थोड़ा एक वो हो रहा। तो नेपाल तो हमारा मित्र था, कहाँ चला? अब मित्र था तो उसमें तो जैसे न्यूज़ में दे रहे
तो उस हिसाब से तो हमारा जो दोस्ती यारी का था वो अब थोड़ा ख़त्म होने जा रहा है। अब कारोबार तो अब क्या कहें कि आज के डेट में जो ये महामारी चल रही है उसके वजह से सब इंडिया में ही सारा लॉकडाउन होने से काम सब बंद हो रखा है। और हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ जो है जो एक हमारा खास कीड़ा जड़ी कहते हैं जिसे यरसा गम्बू, वो उसके चलते हुए भी हमारा यहाँ पे अपना रोज़गार बिल्कुल बढ़िया चलता था। लेकिन अब इस महामारी के कारण से हम कीड़ा जड़ी के लिए भी जा नहीं पा रहे, तो उससे भी हमें बहुत फ़र्क पड़ा है यहाँ के जनता को। सरपंच जी आप बताइए कि कीड़ा जड़ी यहाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है सर। कौन सी वैली में? ये बुद्धि। अच्छा, तो इस पे कितने लोग इसके काम में जुड़े हुए थे? इसमें लगभग करीबन 1000 करीबन 400,000 ऐसी पड़े थे। वो बीन कर लाते थे, फिर कहाँ उसको सेल कहाँ करते थे? सेल जैसे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, वहाँ व्यापारी। चाइना से कौन खरीदता था उसको? चाइना वाले। अच्छा, ठीक है। अब आप बताइए मनोज जी, क्या आप इसके बारे में जानते हैं जो व्यापार चलता है? सर इस व्यापार से ये है कि यहाँ का जो पूरा गांव है वो इसी व्यापार से चलता था। ये कीड़ा जड़ी ही बीन के ही इनका व्यापार चलता था। और ये छिपी गंदरानी जो है ये कीड़ा जड़ी है, इसी से ही यहाँ का व्यापार है और अन्य कोई व्यापार नहीं है इधर पे। यहाँ पे क्योंकि गांव है, गांव में और कुछ काम है नहीं, खेती बाड़ी है और वही कीड़ा बीनना है। कीड़े बीन के ही यहाँ का व्यापार चलता है। जो कमाई होती है साल भर में एक ही वो 2 महीने की कमाई है, उधर पे और कुछ नहीं है। जो चाइना से व्यापारी आता था वो पहले नेपाल उतरता था, नेपाल से ही फिर इंडिया आया जाता था, जिससे कि वहाँ पे ठेकेदार आते थे और वही इसको ख़रीद के ले जाते थे। अब चाइना का भी नहीं आ पाएगा और नेपाल का भी आदमी नहीं आ पाएगा, जिससे कि ये तनाव हो रखा है। अब ये गांव वाले जंगल जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जाएंगे इनकी मेहनत खाली बेकार चली जाएगी, क्योंकि व्यापारी ने तो आना नहीं है नेपाल से, ना नेपाल वाला आएगा ना चाइना वाला आएगा। बॉर्डर तो सब सील हो गए हैं, तो इस वजह से इनको बहुत असर पड़ा है इस साल। ब्यास घाटी, कुटी घाटी, धारचूला के कितने ही गांव के लोग लंबे समय से कीड़ा जड़ी का व्यापार करते आ रहे हैं, जिससे इनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। मगर चीन और नेपाल के साथ भारत के संबंधों में आई खटास की वजह से इनका कारोबार ठप है। ब्यास घाटी से कैमरा पर्सन प्रमोद वाजपेयी के साथ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चीन के साथ लद्दाख में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को यह पूरी तरह से साफ करना चाहिए कि लद्दाख में वास्तव में हुआ क्या है। एक प्रश्न हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अगर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ तो देश के 20 जाबाज सैनिकों ने अपनी शहादत क्यों दी, ये बताना होगा देश के प्रधानमंत्री। आज देश की स्थिति आप देख लीजिए, चीन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, नेपाल राष्ट्र जिससे हम ये कहते हुए नहीं थकते, रक्षा मंत्री जी ने भी जब वर्चुअल रैली की कहा कि नेपाल से हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है, लेकिन आज वो रिश्ता दरक रहा है। नेपाल भी जो है हमें आंख दिखाने का काम कर रहा है। श्रीलंका के अंदर चीन ने नेवल बेस तैयार कर दिया है। बांग्लादेश भी सीधे मुंह हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की बैठक ली। मीटिंग में शिक्षा विभाग के अलावा और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने यह बैठक प्रदेश के 95 ब्लॉकों में खुलने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर रखी थी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों को खोलने के लिए टीम का गठन किया है। टीम का नाम एजुकेशन STF टीम रखा गया है, जिसके हेड मुकुल सती को बनाया गया है। हमारे यहाँ जी आज विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इसमें हम 190 स्कूल हम इंग्लिश मीडियम बनाना चाहते हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छे मुकाम देंगे। उसके लिए कमेटी बना के हमने निर्देश दिया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है जो हमारे पहले से बने हुए हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो और उनमें प्रॉपर अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, उसके लिए निर्देश दिया है और कमेटी बनाई है। बिल्कुल अभी किसी कीमत पे भी कहीं से कहीं तक हम बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना हम कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहते हैं। देहरादून स्थित विधानसभा की बाहरी दीवार पर नंदा देवी राजजात यात्रा का चित्र बनाया गया है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने और विरासत को संजोने के लिए ये कोशिश की गई है।
विधानसभा अध्यक्ष ने इस चित्र का अनावरण किया। तो मेरे मन में इसी माँ ने एक प्रेरणा दी कि क्यों ना एक नंदा देवी राजजात यात्रा, जो विश्व की सबसे बड़ी पैदल यात्रा मानी जाती है, वो भी हमारे उत्तराखंड में ही है। जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड अनेकों दृष्टि से अलग है, उस नाते इसका भित्ति चित्र यहाँ बनाने का मैंने संकल्प लिया, जो आज यहाँ पूरा हो रहा है। और मैं माँ का भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिसकी कृपा से आज ये कार्यक्रम संपन्न भी हुआ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि माँ का आशीर्वाद हम सबको इसी प्रकार मिलता